माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार गिरी, प्रवक्ता इतिहास, लोकमान्य तिलक जनता इंटर कॉलेज मोरटा गाजियाबाद से। आज हम कक्षा 12 इतिहास विषय के अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए, इसको हमने 2 भागों में कवर किया है। पहला भाग पहले हो चुका है और अब हम दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस भाग में मध्यकाल में अनेक विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन हुआ। इनमें से 3 महत्वपूर्ण यात्रियों अल बरूनी, इब्न बतूता तथा फ्रांसवा बर्नियर के यात्रा वृत्तांत से तत्कालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, इनमें से हम 2 का भाग 1 में अध्ययन कर चुके हैं, अल बरूनी और इब्न बतूता। अल बरूनी का यात्रा वृत्तांत अरबी में किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से जाना जाता है तथा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला। अब इस भाग में हम कुछ अन्य यात्रियों के साथ साथ प्रमुख रूप से फ्रांसवा बर्नियर को पढ़ेंगे। अन्य यात्री 1400 से 1800 ईस्वी के बीच अनेक यात्री भारत से मध्य एशिया गए आए भी, और इनमें सबसे प्रसिद्ध लेखक अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी तथा बाद में महमूद अली बल्खी जो 1620 के दशक में तथा 1740 के दशक में शेख अली हाजिन भारत आए। अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी के नाम के साथ समरकंदी जुड़ा है, इसका मतलब ये समरकंद से आए थे। और इसी प्रकार महमूद अली बल्खी के साथ बल्खी जो जुड़ा है ये बल्ख से आए थे। कुछ यात्रियों को भारत बहुत अच्छा लगा, कुछ ने खुले दिल से उसकी प्रशंसा की है, कुछ ने जो देखा वो लिखा, अच्छा देखा अच्छा लिखा, बुरा देखा बुरा लिखा। कुछ अपनी श्रेष्ठता के लिए, जैसे खासतौर पर यूरोपीय यात्री यूरोप को हमेशा श्रेष्ठ बताते रहे, उन्होंने रेखांकित किया वहाँ की श्रेष्ठता को और भारतवर्ष के ज्ञान को हीन बताने का प्रयास किया। अब हम अब्दुल रज़्ज़ाक का वर्णन पढ़ेंगे। अपने वृत्तांत में उसने कालीकट बंदरगाह का वर्णन किया था। यहाँ के लोगों को उन्होंने विचित्र देश बताया। कालांतर में पश्चिमी घाट को पार कर उन्होंने एक मंदिर देखा तथा मंदिर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने निम्न बातें बताई। उनके अनुसार यह मंदिर विश्व में अतुलनीय है तथा मंदिर की प्रत्येक भुजा की लंबाई लगभग 10 गज तथा ऊंचाई 5 गज थी। उसके अनुसार द्वार मंडप की सोने की मूर्ति मानवाकृति जैसी थी, जिसकी आंखों में मानिक इतनी कुशलता से लगे हैं मानो यह देख सकती हो। इस प्रकार उसका यात्रा वृत्तांत उसके संवेगों और अवबोधनों का वर्णन है। कालीकट वर्तमान में केरला में कोझिकोड नाम से वो जगह जानी जाती है। तो वहां को उसने विचित्र लोग बताया। जब वो अपने देश से यहाँ आया, समरकंद से यहाँ आया, तो यहाँ के लोगों का जो पहनावा होगा, वेशभूषा होगी, शक्ल सूरत होगी, उसको अपने देश से अलग लगी होगी। यहाँ की संस्कृति भी निश्चित रूप से कुछ अलग लगी होगी। तटीय क्षेत्र था वो, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उनका पहनावा उससे अलग रहा होगा। तो कुछ जो बातें उसने जैसी देखी उसको विचित्र लोगों का देश बताया। लेकिन जब प्रशंसा की बात आती है तो उसने लगभग कोझिकोड से 9 मील दूरी पर एक मंदिर देखा मंगलौर में। तो वो उस मंदिर की प्रशंसा करने से नहीं चूका। जैसा उसने देखा उसकी पूरी तरह से उसने प्रशंसा की। उसने उसका पूरा वर्णन किया कि एक वर्गाकार मंदिर है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर की है, ऊंचाई 5 मीटर की है, और इसके द्वार मंडप पर जो मानव आकृति जैसी मूर्ति लगी हुई है सोने की, वो इतनी अच्छी है कि उसके अंदर जो आंखें लगी हैं, जो मानिक उसकी आंखों में लगे हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसको ये देख सकती हो। तो इसके जो यात्रा वृत्तांत हैं उसके संवेगों और अवबोधनों से का वर्णन है। यूरोपीय यात्री भी कुछ भारत में आए। एक वो दौर था कि जब मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत पढ़कर पूरे विश्व में, खासतौर पर यूरोप से साहसिक यात्राएं की जा रही थी, नावों की खोज हो चुकी थी। तो उस समय 1492 में एक यात्री समुद्र नाविक कोलंबस ने यात्रा शुरू की। वो भारत आना चाहते थे लेकिन वो किसी तरह से बहामा द्वीप पहुंच गए।
तो अमेरिका की खोज हुई, नई दुनिया की खोज हुई। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे और इस तरह से बहुत सारे यात्राएं हो रही थी। तो उसी क्रम में बहुत सारे यूरोपीय यात्री भी भारत में आए, जिनमें जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जिन्होंने भारत की तुलना ऑटोमन साम्राज्य और तथा तत्कालीन उससे पहले ऑटोमन साम्राज्य के साथ साथ ही जो ईरानी साम्राज्य था उससे उसकी तुलना की है। मनुची जैसे लोग तो भारत में ही बस गए। यूरोपीय यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की है। ज़्यादातर आप यात्रियों को देखोगे कि आप जब वर्णन हम पढ़ेंगे तो भारत को एक गरीब देश दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ के शहरों का वर्णन थोड़ा अलग तरह से किया है और उसको गंदगी वाला, गरीबी से भरा, अशिक्षा, अज्ञान, कुरीतियाँ, इस तरह का उन्होंने जिक्र करने का प्रयास किया है। 1600 ईस्वी के बाद अनेक यूरोपीय यात्री भारत में आए, जिनमें फ्रांसवा बर्नियर प्रमुख थे। तो फ्रांसवा बर्नियर, जिन्हें दार्शनिक, चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है, ये भारत में 1656 में पहुंचे और उस समय शाहजहां का शासनकाल था और उसके बाद ये लगभग 12 वर्ष यानी 1668 तक भारत में रहे और सबसे पहले इन्होंने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। तो अभी वर्ष 2020 में बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि फ्रांसवा बर्नियर इनमें से कौन थे। बहुविकल्पीय प्रश्न था, तो उसमें विकल्प दिए गए थे। एक विकल्प था दार्शनिक, एक विकल्प था चिकित्सक, दूसरा राजनीतिज्ञ था और लास्ट चौथा विकल्प था ये सभी। तो आमतौर पर एक गलती हो जाती है, क्योंकि छात्र पढ़ते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह के चिकित्सक थे, तो वो सिर्फ चिकित्सक तो उन्हें याद रह जाता है, तो इसमें गलती होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप इसको, मैं विशेष रूप से बता रहा हूं कि इसको आप याद रखें कि ये दार्शनिक, चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ सभी थे। तो इन्होंने सबसे पहले शुरू में दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में काम किया, फिर उसके बाद एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी के रूप में बहुत लंबे समय तक उनके संरक्षण में रहे और 1670-71 में इनके यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ। उस यात्रा वृत्तांत का नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर और ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर सन 1670 से 1725 के बीच फ्रांसीसी भाषा में लगभग 8 बार पुनर्मुद्रित हुआ। इसी प्रकार 1684 तक ये 3 बार अंग्रेजी भाषा में पुनर्मुद्रित हुआ और इनके यात्रा वृत्तांतों का यूरोपीय भाषाओं में जैसे अंग्रेजी, जर्मनी, डच आदि में भी इनका अनुवाद किया गया। बर्नियर का यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसमें उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में मुगल काल को वैश्विक रूप से दिखाया है। मुगल काल का जो वर्णन वो करते हैं वो इस प्रकार करते हैं, कभी कभी अपने देश के शासकों को वो एक मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारी बातों का इस प्रकार जिक्र करते हैं कि जो उन्हें सही लगता है वो इस प्रकार की मैसेज अपने इस यात्रा वर्णन में करना चाहते हैं, ताकि जो नीति निर्धारक हैं वो करें जो बर्नियर को सही लगता है। उसने भारत का चित्रण द्विविपरीतीय सिद्धांत के आधार पर किया। बर्नियर ने भारत का जो चित्रण किया है वो यूरोप से बिल्कुल विपरीत या यूरोप के विलोम के रूप में उसको दर्शाने का प्रयास किया है और उसमें विशेष रूप से उन्होंने यूरोप की, खासतौर पर फ्रांस की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए और भारत में जो भी रीति रिवाज या जो भी उन्होंने देखा उसका तुलना फ्रांस से की और फ्रांस के चीजों को उन्होंने श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। बर्नियर द्वारा भारत का चित्रण। बर्नियर ने सल्तनत कालीन एवं मुगल कालीन सामाजिक विभेदों का विवरण दिया, जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो महिलाओं की स्थिति का वर्णन करते हैं। इसके द्वारा सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो
बर्नियर यहाँ जो हमारे समाज में सती प्रथा व्याप्त थी, एक कुरीति के रूप में थी, उसका जिक्र यहाँ करते हैं। जैसे एक जगह यहाँ आएगी कि लाहौर में उन्होंने एक सती प्रथा का एक मार्मिक दृश्य देखा, उसका उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि एक अल्पवयस्क बालिका जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष होगी, बहुत सुंदर है वो, और उसको एक वृद्ध स्त्री अपनी बगल में दाबे हुए उस स्थान की तरफ ले जा रही है जहां उसके पति की चिता लगी हुई है, और वो डर के मारे कांप रही है, वो मरना नहीं चाहती है, उसको शायद बोध भी नहीं है कि उसकी कभी शादी हुई होगी। उसका पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसको लगभग जबरदस्ती बांधकर उसके हाथ चिता पर रख दिया जाता है। उसका बड़ा मार्मिक वर्णन बर्नियर ने अपनी पुस्तक में किया है। इसके अनुसार कुछ स्त्रियां आर्थिक गतिविधियां तथा व्यापारिक कार्यों में पुरुषों का साथ देती थीं। जैसे आज के वर्तमान समय में घर में अगर कहीं दुकान है या कोई घर में कुछ अपना कुटीर उद्योग है, तो स्त्रियां अपने गृह कार्य से जो समय बचता है उसको उस कार्य में भी लगा देती हैं। कभी दुकानों में अपने पति की मदद करती हैं, बेटों की मदद करती हैं, या जो घर में कोई भी किसी भी तरह का उत्पादन होता है उसके उत्पादन कार्य में भी मदद करती हैं। तो इसी प्रकार उस समय भी स्त्रियां आर्थिक गतिविधियों में तथा व्यापारिक कार्यों में पुरुषों का साथ देती थी, और कभी कभी तो वो पूरी तरह से उस व्यवसाय को संभाल लेती थी। कभी परिस्थिति इस प्रकार की हो जाती थी कि परिवार का लालन पालन उन्हीं को करना होता था, तो उस व्यापार को पूरी तरह से भी स्त्रियां संभालती थीं। अतः यह कहता है कि महिलाओं को घरों तक सीमित नहीं रखा जाता था। हमारे यहाँ आज भी कई जगह ऐसी परंपराएं हैं, जैसे हरियाणा में स्त्रियां आज भी खेतों में काम करती हैं। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे पतियों का सहयोग करती हैं, व्यापार में सहयोग करती हैं। तो ये एक परंपरा रही होगी, पहले भी इस तरह का सहयोग स्त्रियों का निश्चित रूप से होता रहा होगा, जिसका वर्णन बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में बर्नियर विशेष रूप से भू स्वामित्व को, निजी भू स्वामित्व का वो समर्थक था, और यहां उसने ये कहने का प्रयास किया है कि मुगल काल में निजी स्वामित्व का अभाव था, कृषि के निजी स्वामित्व का अभाव था, और कृषि को अपने उत्तराधिकारियों को किसान नहीं दे सकता था, तो वो कृषि में इस तरह के सुधार भी नहीं चाहता था। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि कृषि की जो खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए आमतौर पर गोबर का खाद डाला जाता है, या कुछ ऐसे उपचार किए जाते हैं, कुछ हरी फसल बोई जाती है जिसको उसमें खेत में ही जोत दिया जाता है ताकि फसल की उर्वरता बढ़े, खेत की उर्वरता बढ़े। तो ऐसी उर्वरता आदमी कब बढ़ाएगा? जब उसको ये सुनिश्चित हो जाए कि ये खेत आगे भी मेरे पास रहने वाले हैं या मेरे उत्तराधिकारियों के पास जाने वाले हैं। तो ऐसा उस समय नहीं था बर्नियर के कथनानुसार। तो बर्नियर ने आर्थिक परिदृश्यों से भूमि स्वामित्व को केंद्र बनाया। उसके अनुसार यहां की दयनीय स्थिति का कारण निजी भू स्वामित्व का अभाव था। यानी किसान जो मेहनत कर सकता था, जिस प्रकार की खेती वो कर सकता था, वो उस प्रकार की खेती ना करके तत्कालिक अपना उसने जो भी फसल उपजाई, उसके बाद जो भी अधिशेष होता था अधिकतम लगान के रूप में राजदरबार में चला जाता था, तो किसान गरीब बना रह जाता था। निजी भू स्वामित्व के अभाव के परिणाम भी वो साथ में बताता है। निजी भू स्वामित्व के अभाव के कारण योग्य भूमि धारकों के वर्गों का उदय नहीं हो सका। जो अच्छे किसान हैं, अगर ये तय हो जाए कि ये जमीन एक पर्टिकुलर किसान के पास, एक व्यक्ति विशेष के पास ही रहनी है, तो वो उसमें पूरे उपाय करेगा, उसकी उर्वरता बढ़ाने के इंतजाम करेगा, उसको अच्छा बनाए रखेगा ताकि वो इस साल कम फसल हुई है तो अगली बार उससे ज़्यादा फसल हो। लेकिन जब उसको स्वामित्व ही निश्चित नहीं है तो उसमें वो उतनी मेहनत नहीं कर सकता या उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए उतना प्रयास नहीं कर सकता जितने उसको वास्तव में करनी चाहिए। बर्नियर ने भारत की गरीबी के विषय में भी विवरण दिया। उसके अनुसार भारतीय गरीबों पर शक्तिशाली तथा अमीर वर्गों का प्रभुत्व था। उस समय जो भी जमीन थी वो अमीर उस समय लगान वसूल करते थे, तो जो भी फसल का
पैदा होती थी उसका अधिकतम भाग लगान के रूप में चला जाता था और किसान गरीब रह जाता था। तो उसकी गरीबी के लिए वो जिम्मेदार शक्तिशाली और अमीर वर्ग को बताता है कि वो किसान का शोषण करते थे उस समय। राजकीय भूस्वामित्व व्यवस्था के कारण यहां के नगर दूषित हवा से ग्रसित तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। नगरों की जो स्थापना होती है वो गांव के जो सरप्लस उत्पादन होता है, जब गांव अपने आप में पहले एक तरह से सेल्फ डिपेंड थे, वहाँ सब कुछ जो भी उत्पादित होता था वो अपने लिए ही उत्पादित करते थे, और जब उत्पादन बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा, दूसरा औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, जैसे कुटीर उद्योग के जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बनती थीं वो शहरों की तरफ आती थीं, शहर बसे। तो यहाँ राजकीय भूस्वामित्व की वजह से वो वहाँ के शहरों का भी जिक्र करता है कि शहर ऐसे नहीं थे जैसा होने चाहिए, मतलब वहाँ दूषित हवा थी और रास्ते भी इस तरह थे, दलदल से भरे हुए थे। तो इसका जिक्र वो करता है। मुगलकालीन नगर एवं व्यवसाय। अब मुगलकालीन नगरों का वो जिक्र करता है कि वो केवल एक शिविर नगर थे। शिविर नगर से आशय है कि जहाँ राजकीय शिविर लगता था, सेनाएं आती थीं, दरबार लगता था, और जब दरबार वहाँ से उठ जाता था तो वो उनका उसी तरह से अस्तित्व खत्म हो जाता था, वो नगर खत्म हो जाते थे। जबकि नगर वहाँ बहुत तरह के थे, व्यापारिक नगर थे, औद्योगिक नगर थे, और इसके साथ साथ कुछ धार्मिक नगर भी थे, कुछ ऐसे स्थान भी थे जो ऐसी जगहों पर पड़ते थे कि जिनसे बहुत सारे रास्ते में निकलते हैं, तो वो खुद ब खुद इस तरह के केंद्र बन जाते थे। जैसे कई रोड़ों का कई राजमार्ग वहाँ से काटते थे, तो वहाँ से हर जगह जाने का रास्ता होता था, वो भी एक शहर के रूप में विकसित हो जाता था। उसने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा, जो राजकीय शिविर पर निर्भर थे। जब वहाँ से शिविर चला जाता था, राजकीय शिविर उठ जाता था, तो उस नगर का अस्तित्व खत्म हो जाता। तो जितनी तेजी से वो बनते थे उसी तेजी से वो विलुप्त भी हो जाते थे। उसके अनुसार भारत में व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर जो समुद्र के किनारे होते थे, जहाँ पर जहाज आके रुकते थे, जहाँ से माल लगता था, उतरता था, इस तरह के नगर भी थे। सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। यहाँ व्यापारी अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं से संगठित होते थे। जैसे साहूकार होते थे, महाजन जिनको बोला जाता था, जो लोगों को पैसा उधार देते थे और या दूसरे तरह के उद्योगों में लगे हुए थे। तो जो महाजन होते थे उनका जो हेड होता था, मुखिया होता था, उसको सेठ कहा जाता था। इस तरह से लोग व्यापारी अपनी अपनी संस्थाओं, अपनी अपनी श्रेणियों के आधार पर जाने जाते थे। यहाँ व्यावसायिक वर्गों में चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार तथा लेखक आदि आते थे। तो इनमें से जो चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, इनको कुछ को तो राजकीय आश्रय प्राप्त था, जो राजकीय सेवा में चले जाते थे। कुछ ऐसे थे कि जो अलग अमीरों के या दूसरे लोग जो इनको अफोर्ड कर सकते थे, उनके संरक्षण में रहते थे, उनकी सेवा करते थे। और कुछ ऐसे थे कि ओपन मार्केट में लोगों की सेवा करते थे। जैसे चिकित्सक हैं तो बाजार में जो आम जनता की सेवा कर रहे हैं, अध्यापक हैं आम जनता के लोगों को पढ़ा रहे हैं, वकील, अधिवक्ता जो आम जनता की सेवा कर रहे हैं, चित्रकार हैं। तो ये 3 प्रकार के होते थे। राजकीय सेवाओं में होते थे, कुछ विशेष लोगों के संरक्षण में, और कुछ लोगों की मुक्त बाजार में सेवा करने के लिए होते थे। मुगलकालीन शहर। बर्नियर यहां कहता है कि बर्नियर के अनुसार यहां की 15% जनसंख्या नगरों में रहती थी, जो पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या से अधिक थी। यानी जितने पश्चिमी यूरोप के जो शहर थे उनमें जो जितने लोग रहते थे उससे ज्यादा लोग भारतीय नगरों में रहते थे। इसके साथ ही वह व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर आदि सभी प्रकार के नगरों का वर्णन करता है। मुगलकालीन शिल्पकार। बर्नियर के अनुसार शिल्पकार अपने उत्पादों को बेहतर नहीं करते थे, क्योंकि लाभ का अधिग्रहण राज्य कर लेता था। यानी जो भी वो अपना उत्पाद बनाते थे शिल्पकार, उसका जो लाभ का अधिकतम हिस्सा था वो राज्य के द्वारा ले लिया जाता था। इसलिए वो बर्नियर के अनुसार आलसी थे या इस तरह के अपने उत्पादों की श्रेष्ठता पर ध्यान नहीं देते थे। ये एक विरोधाभासी तथ्य है, क्योंकि इसके बाद अपने ही
कथन में उसने कहा है कि यहाँ कुछ महंगी धातुएं भी आती थीं, दूर देशों तक उसका व्यापार होता था। तो अगर क्वालिटी इतनी ख़राब थी, शिल्पकार इतने बेकार थे, तो फिर इस तरह से कैसे व्यापार हो सकता है दूसरे देशों के साथ। इसके अनुसार पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी। उसने एक राजकीय कारखाने का भी जिक्र किया है कि एक वो बड़े हॉल जैसा एक जगह है जहां पर छोटी छोटी जगह बनी हुई है, जिसमें कहीं कुछ शिल्पकार लगे हुए हैं, कहीं बढ़ई का काम हो रहा है, कहीं स्वर्णकार का काम हो रहा है, कहीं किसी पर किसी चीज़ पर पेंट हो रहा है। इस तरह के उसने अलग अलग हर ब्लॉक का जिक्र किया है। तो उसमें जो भी काम हो रहा होता था, जैसे कढ़ाई का, बुनाई का, सिलाई का, या किसी भी तरह की जो दस्तकार होते थे, वो एक अलग मास्टर के अंडर में काम कर रहे होते थे। उनका एक मुखिया होता था, उसके अंडर में वो काम कर रहे होते थे और सुबह वो कारखाने में आते थे। जैसे वर्तमान में भी फैक्ट्रियों में लोग सुबह जाते हैं काम करने और शाम तक काम करते हैं, इसी प्रकार उस समय भी लोग उन कारखानों में काम करने आते थे और शाम तक काम करते थे। काम करके वो अपने घर चले जाते थे। उनमें से कोई भी अपनी तत्कालीन परिस्थिति को बदलने के लिए जरूरत नहीं महसूस करता था, यानी वो जैसे थे उसमें खुश थे, वैसे ही बने रहना चाहते थे। तो इस प्रकार का वर्णन बर्नियर ने राजकीय कारखाने का भी किया है। विभिन्न मुगलकालीन घटनाओं का वर्णन किया है। बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। बर्नियर एक अलग वर्ग से आता था, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आता था। इब्न बतूता कुछ अलग तरह से, उसने जो देखा, जैसा देखा वैसा लिखा, लेकिन इब्न बतूता का उद्देश्य कुछ और था। उसका उद्देश्य यहां से ज्ञान प्राप्त करना था, उसका उद्देश्य यहां का वर्णन जैसा देख रहा है वैसा करना था। लेकिन बर्नियर का उद्देश्य कुछ दूसरा था। बर्नियर अपने यात्रा वृतांत से अपने शासकों को भी निर्देशित करना चाहता था। वो चाहता था कि जो उसको सही लगे वो वहां के नीति निर्धारक उस तरह से उस बात को माने। तो उसको ये भी दिखाना था कि मुगल एम्पायर में जो कमियां हैं, वो कमियां अगर हमारे यहां होंगी, फ्रांस में होंगी, तो आप किस तरह के शासक रह जाएंगे। आप गरीब लोगों के शासक रह जाएंगे, आप टीले रह जाएंगे। जिस तरह के जुते हुए खेत हैं, जिस तरह की सिस्टमेटिक यहाँ चीज़ें चल रही हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। आप किसके शासक होंगे? गरीब, भूखे। तो ऐसा वो अपने शासकों को निर्देशित करना चाहता था। इसके विवरण में विश्वसनीयता तथा सत्यपरक का बोध होता है। बुद्धिजीवी था, तो उसने जो भी वर्णन किया है उसको एक अलग अंदाज में किया है। भले ही उसने यूरोपीय श्रेष्ठता को रेखांकित किया है, लेकिन तथ्यों में उसने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। उसके जो यात्रा वृतांत हैं वो सत्यपरक हैं और उन पर विश्वास किया जा सकता है। बर्नियर ने दाराशिकोह का व्यापक रूप से वर्णन किया है। दाराशिकोह के संरक्षण में वह रहता था। मैंने बताया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, कि वो दाराशिकोह के चिकित्सक के रूप में उसने काम किया था और उसके बाद लंबे समय तक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ भी रहे। तो लगभग 12 वर्ष का समय उसने जो बिताया था वहाँ पर, वो मुगल काल में ही बिताया था। उस समय वो जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था औरंगजेब के टाइम में, उसका वो प्रत्यक्षदर्शी था। बर्नियर ने मुगलकालीन दरबारी संस्कृति आदि का भी उल्लेख अपने अनेक अध्यायों में किया है। बर्नियर ने औरंगजेब के बारे में कहा था कि उसने शासन व्यवस्था का संचालन तो सुचारू रूप से किया, लेकिन वह धार्मिक क्षेत्र में असहिष्णु व्यक्ति था। इस पर हमेशा अभी भी बहस होती रहती है कि औरंगजेब अच्छा शासक था, बर्नियर ने भी कहा है, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने भी धार्मिक असहिष्णु औरंगजेब को बताया है और इधर बर्नियर भी उसको धार्मिक असहिष्णु बता रहा है। तो इस बात में तथ्य लगता है और इस प्रकार बर्नियर का जो यात्रा वृतांत है वो विश्वसनीय हो जाता है। बर्नियर के मतों की आलोचना। बर्नियर के कुछ विरोधाभासी मत हैं। जैसे बर्नियर कृषि की निजी स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता है, जबकि मुगल काल में अगर हम देखें, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल,
अबुल फजल ने लिखा है कि जो राजत्व प्राप्त होता है, कृषि राजत्व जो प्राप्त होता है, वो राज्य का पारिश्रमिक है। अब पारिश्रमिक कैसे, आप समझ लीजिए कि आपने कोई इनकम की, आपने पैसा कमाया और आप उस पैसे को लेके अपने घर तक भी नहीं जा पा रहे, पता चला किसी ने रास्ते में छीन लिया, तो हमें सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। हम जो भी कमाते हैं, जो भी हमारे पास है, वो सुरक्षित रहता है हमारे पास। किस लिए सुरक्षित रह पाता है? क्योंकि राज्य है, सरकार है। तो इसी प्रकार अबुल फजल कहता है कि ये जो राजत्व है वो उसका पारिश्रमिक है, जबकि बर्नियर ने वर्णन किया है कि ये लगान एक तरह से उसका किराया है जो निजी स्वामित्व के अभाव में लोगों से लिया जाता है। तो ये विरोधाभासी तथ्य हैं। एक और उसने भारतीय शिल्पकारों का नकारात्मक चित्र प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर उसने समृद्ध व्यापार का उदाहरण दिया जो उसके विरोधाभास को दर्शाता है। तो दोनों चीजों में यह विरोधाभास आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भू राजस्व संबंधी विवाद। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने भू राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताया, जबकि बर्नियर ने इसे लगान कहा, जो उसके दूसरे विरोधाभास को दर्शाता है, जो अभी मैं जिक्र कर चुका हूं। ग्रामीण समुदाय से संबंधित विवाद। बर्नियर का ग्रामीण समुदाय का चित्रण भी सही नहीं था, क्योंकि 16वीं से 17वीं सदी के मध्य बड़े तथा भूमिहीन किसानों के बीच मध्यम किसान भी थे, जिसका बर्नियर जिक्र नहीं करता है। यह तथ्य उसके ग्रामीण समुदाय के चित्रण में सही नहीं था, जो इसके दूसरे विरोधाभास की ओर संकेत करता है। बर्नियर के वृत्तांतों का अन्य विचारकों पर प्रभाव। बर्नियर ने जो विचार अपने रखे हैं, जो अपने यात्रा वृत्तांत में लिखे हैं, उसका मॉन्टेस्क्यू तथा कार्ल मार्क्स जैसे भविष्य के विचारकों पर भी असर पड़ा। उन्होंने उनके विचारों को इस्तेमाल किया है। बर्नियर के यात्रा वृत्तांत में मॉन्टेस्क्यू तथा कार्ल मार्क्स जैसे विचारक प्रभावित हुए। मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग निरंकुशवाद सिद्धांत विकसित करने में किया है। उस समय मुगलकालीन शासक जो है पूरी तरह से निरंकुश थे और निरंकुश सत्ता का उपभोग करते थे, तो इसका प्रयोग मॉन्टेस्क्यू ने किया। और साथ साथ कार्ल मार्क्स ने 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने इसके विचारों को एशियाई उत्पादन शैली में विकसित करने का प्रयत्न किया। इसके अनुसार उपनिवेशवाद में पूर्ण कृषि अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इसके कारण स्वायत्त समाज विकसित हुआ, जिस पर राज्य का नियंत्रण होता था। कार्ल मार्क्स ने जो विचार प्रस्तुत किए थे उसमें यह था कि जो कृषि का जो अधिक उत्पादन होता है उसका राज्य अधिग्रहण कर लेगा, उसको राज्य दूसरे जगहों पर लगाएगा जो दूसरे विकास के कार्यों में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसके अलावा एक और यात्री आए, डच यात्री 17वीं शताब्दी में, जिनको पेलसर्ट के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में पेलसर्ट नामक डच यात्री ने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की। बर्नियर के जैसा गरीबी से संबंधित विवरण पेलसर्ट ने भी किया है। मैंने जैसा कि अपनी इसमें आरंभ में भी कहा था कि जो यूरोपीय यात्री आए उन्होंने हमेशा इसको भारत की गरीबी का ही वर्णन किया है। तो अब हम गृह कार्य पर आ जाते हैं। बर्नियर ने कौन सी मुगल घटनाओं का संक्षिप्त में वर्णन किया है? बर्नियर ने किस प्रकार मुगलकालीन नगर एवं व्यवसाय का वर्णन किया है? बर्नियर ने मुगलकालीन राजकीय कारखानों के संबंध में क्या विवरण प्रस्तुत किया है? इसको हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।